हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, मॉडल पेपर दे रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। और बात करें तो मॉडल पेपर, जिसमें आप सभी को पता है पेपर आपका पार्ट ए और बी दो खंड में आता है, तो अ खंड के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनका आंसर भी यहाँ पर मैं आपको हाथों हाथ ही बता दूंगा। तो इसी क्लास में जो बीए के जो फिलोसॉफी जिनके सब्जेक्ट हैं उनके सेकंड, फोर्थ और सिक्स तीनों सेमेस्टर के एक ही वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर बता रहा हूँ, जो आपकी नियर बाय जो एग्जाम है उसके लिए बेस्ट होगा। तो जिनको नहीं पता है कि फिलोसॉफी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं तो उनको शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये इन सभी क्लासों के बीच एक डिमांड, मोस्ट ऑफ डिमांड जो कहते हैं ना कि वो आ जाती है, तब इस प्रकार की क्लास बीच में आती है। तो ये आपके लिए, अपने दोस्तों के लिए शेयर कर लीजिएगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की। क्लियर? सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो देखो, सेकंड सेमेस्टर में हम बात करते हैं फिलोसॉफी में जो आपका पेपर है पाश्चात्य दर्शन यानी वेस्टर्न फिलोसॉफी है। ठीक है, इसके अंतर्गत पार्ट ए की बात करें शॉर्ट क्वेश्चन, तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि सोफिस्टों के सापेक्षवाद का मूल सिद्धांत क्या है। क्योंकि सोफिस्ट विचारक प्रोटोगोरस के अनुसार मनुष्य की सभी वस्तुओं का मापदंड है। मनुष्य की सभी वस्तुओं का मापदंड है मनुष्य ही, क्योंकि मानव ही तो है सब कुछ। और इसका अर्थ यह है कि ज्ञान सार्वभौमिक नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति, समय और परिस्थिति के अनुसार वो भी बदल जाता है। इसी को कहते हैं सापेक्षवाद। फिर है सुकरात की धातु कला या बौद्धिक दायी पद्धति क्या है। सुकरात की द्वंद्वात्मक या प्रश्नोत्तरी पद्धति को नाम दिया गया, इसको यह नाम दिया गया है। जैसे एक दाई, दाई जो होती है दाई माँ, बच्चे को जन्म देने में मदद करती है, वैसे ही सुकरात अपनी प्रश्नोत्तरी के द्वारा सामने वाला जो भी होता है उसके मन में पहले से मौजूद सत्य और वास्तविक ज्ञान को बाहर निकालने का प्रयत्न करता है। क्योंकि सुकरात ने क्वेश्चन के द्वारा, संवाद के द्वारा ही अपने विचार व्यक्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है कि अरस्तु के अनुसार द्रव्य और आकार क्या है। तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अरस्तु के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु द्रव्य यानी कच्चा माल या उसकी संभावना ऐसा ही है, और आकार यानी वास्तविक स्वरूप या वास्तविकता के योग से बनती है। बिना आकार के द्रव्य केवल एक संभावना है, और बिना द्रव्य के आकार ईश्वर को छोड़कर अस्तित्व में नहीं आ सकता है। फिर चौथा प्रश्न जो है सेकंड सेमेस्टर के लिए, थॉमस एक्विनास के अनुसार विश्वास और बुद्धि में क्या संबंध है। देखिए, एक्विनास के अनुसार विश्वास और बुद्धि एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। बुद्धि हमें ईश्वर के अस्तित्व के ज्ञान तक ले जाती है, लेकिन जहाँ बुद्धि की सीमा समाप्त हो जाती है वहां से विश्वास, फेथ के नाम से देवी जो रहस्य हैं, उन रहस्यों का उच्च ज्ञान शुरू होता है। फिर सेकंड सेमेस्टर में पांचवा प्रश्न है, डेकार्ट के संदेह पद्धति का मुख्य उद्देश्य। देखो, डेकार्ट का उद्देश्य दर्शन को गणित की तरह निश्चित और अकाट्य आधार प्रदान करना था। इसके लिए उन्होंने हर उस विचार पर संदेह किया जिसमें थोड़ा बहुत भी संशय हो, ताकि एक ऐसे अंतिम सत्य, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, तक पहुंच सके जिस पर कोई संदेह न किया जाए, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है उस पर खोज तक जाना। फिर सेकंड सेमेस्टर में छठा प्रश्न है, स्पंजो जाने सर्वे यानी सर्वेश्वरवाद का क्या अर्थ बताया। देखो, स्पेनोजा की बात करें तो ईश्वर और यह संपूर्ण प्रकृति यानी संसार एक ही है। उनका विश्वास सूत्र क्या है। इनका विश्वास सूत्र है डीएस सेव नेथुरा, यानी ईश्वर या प्रकृति ही सब कुछ। क्योंकि ईश्वर संसार से अलग कोई बाहर वस्तु नहीं है। ईश्वर संसार से अलग कोई वस्तु बाहर सत्ता में भी नहीं है, बल्कि संसार ही ईश्वर की अभिव्यक्ति है। इसी को कहते हैं सर्वेश्वरवाद। फिर है जॉन लॉक के अनुसार अनुभववाद तथा तबुला रासा क्या है। देखिए, लॉक जन्मजात विचारों को खंडन करते हैं। उनके अनुसार जन्म के समय मनुष्य का मन एक कोरी स्लेट या कागज, खाली कागज की तरह होता है, जिस पर अनुभव जैसे जैसे बड़ा होता है वो सीखता है, तो इंद्रिय अनुभव या अंतरिक्षणी के माध्यम से ज्ञान लिखता है। इसको कहता है अनुभववाद। फिर सेकंड सेमेस्टर में आठवां है बर्कले के अस्तित्व दृश्यता के सिद्धांत का अर्थ बताइए। तो देखिए, बर्कले के आत्मनिष्ठ प्रतिवाद के अनुसार किसी भी भौतिक वस्तु का अस्तित्व तभी है जब तक वह किसी ज्ञाता यानी मन या आत्मा के द्वारा उसका प्रत्यक्षीकरण न किया जा सके। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण न होने पर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है।
फिर इसी तरह से सेकंड सेम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। नंबर 9, कांट के अनुसार प्रागुनी विभक्त संश्लेषणात्मक निर्णय क्या है? देखिए, ये वे निर्णय हैं जो अनुभव से पहले प्राप्त होते हैं, इसलिए अनिवार्य और सार्वभौमिक होते हैं, लेकिन साथ ही वे उद्देश्य में कुछ नई विशेषता जोड़ देते हैं। कांट के अनुसार शुद्ध गणित या भौतिक के नियम इसी श्रेणी में आते हैं, प्रागुनुविक यानी अनुभव से पहले प्राप्त होने वाले। फिर है फेनोमिना या नीमुना में क्या अंतर है? देखिए, कांट के अनुसार फेनोमिना वह संसार या वस्तु है जैसे वह हमें हमारी इंद्रियों या बुद्धि के माध्यम से दिखाई देती है, जैसे दृश्यमान जगत जो हमें जिस प्रकार से जगत दिखाई देता है। नमूना क्या है? नमूना वस्तु अपने आप में है, यानी वस्तु का वास्तविक स्वरूप जिसे मानवीय बुद्धि कभी नहीं जान सकती, यानी जो सामने दिख रहा है उसका कुछ सहजेज या उसके पीछे का कुछ जो रहस्य है उसको कहेंगे नमूना। अब देखो बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर ही पार्ट 2 के अंतर्गत जो बड़े प्रश्न है। ध्यान रखना एग्जाम में तो वैसे हर यूनिट से दो बड़े प्रश्न आएंगे, बट यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इनमें से बाहर न जाए इसलिए, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे पहला है, सुकरात की दार्शनिक पद्धति का विस्तृत विवेचन कीजिए, उनके ज्ञान ही सद्गुण है के सिद्धांत की व्याख्या करनी, पहले यूनिट से। फिर इसी तरह से है कि भाई प्लेटो के प्रत्ययवाद या विचारों के सिद्धांत का सविस्तार वर्णन कीजिए तथा अरस्तु के द्वारा जो इसकी आलोचना की गई है उसको भी समझाना है ना। फिर है प्लेटो के ज्ञान के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि वह मत यानी ओपिनियन और वास्तविक ज्ञान में किस प्रकार अंतर करते हैं। फिर इसी तरह बात करते हैं यूनिट टू सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। देखिए, अरस्तु के कारणत्मकता सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए और उनके द्वारा प्रतिपादित चार कौन कौन से हैं, जैसे उपादान, निर्मित, स्वरूप और लक्षण कारण के अंतर्गत संबंधों को भी स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है कि थॉमस एक्विनास के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए दिए गए जो 5 प्रमाण हैं उसका आलोचनात्मक वर्णन करना है। इसी तरह से यूनिट 2 से है कि अरस्तु के दर्शन में ईश्वर की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, वे ईश्वर को अगतिशील, गतिदाता या शुद्ध आकार क्यों कहते हैं। इसी तरह सेकंड सेमेस्टर वालों की फिलोसॉफी में यूनिट 3 से है कि डेकार्टे के बुद्धिवाद की समीक्षा कीजिए तो ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा जो दिए गए प्रमाण है उसको सविस्तार समझाइए। फिलोसॉफी वैसे काफी अलग इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये सोचने पे समझने पर आधारित होती है। आगे बात करें स्पेंजा के द्रव्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, द्रव्य के गुण और प्रायों के साथ संबंध भी स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है लाइबनिट्स के सिद्ध गुणवाद के सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए तथा सिद्ध गुणों के बीच समन्वय के लिए जो पूर्व स्थापित सामंजस्य है इन सिद्धांतों को समझाइए। क्लियर, इंपॉर्टेंट। देखो आपके एग्जाम कितने जल्दी है, आगे है पीछे, बट ये प्रश्न आपके दिमाग में कभी भी ऑन टाइम तैयार रहने चाहिए। फिर सेकंड सेमेस्टर यूनिट 4 से है जॉन लॉक के द्वारा बुद्धिवाद के जन्मजात सिद्धांतों के खंडन की तार्किक समीक्षा कीजिए एवं बर्कले के जड़ तत्व के खंडन तथा उनके आत्मनिष्ठ प्रतिवाद के सिद्धांत का सविस्तार परीक्षण कीजिए। और तीसरा, क्योंकि वैसे यूनिट से तो दो ही इंपोर्टेंट है लेकिन 3 बता रहा हूँ, कि डेविड ह्यूम के कारणता के विश्लेषण की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से यूनिट 4 हो गए। सेकंड सेमेस्टर में अंतिम यूनिट है विचारों के बिना इंद्रिय प्रत्यक्ष अंधे हैं और इंद्रिय प्रत्यक्षों के बिना विचार शून्य हैं। इस कथन के आलोक में कांट की बुद्धि और अनुभव के समन्वय यानी समीक्षात्मक व्याख्या करनी इस कथन की कांट के। फिर कांट के अनुसार अंतकरण के आकार जैसे देश और काल तथा बुद्धि की श्रेणियों की दार्शनिक महत्व की विवेचना कीजिए। और अंतिम प्रश्न जो आप तैयार करेंगे वो है कांट किस प्रकार प्रागुनुभविक संश्लेषणात्मक निर्णयों की संभावना को सिद्ध करते हैं, सविस्तार समझाइए। तो अपने जरूरतमंद दोस्तों को सेकंड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट भेज दीजिएगा। क्लियर। आगे बात करें तो नेक्स्ट सेकंड वर्ष के फोर्थ सेमेस्टर के कौन से फोर्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट फिलोसॉफी, सामाजिक राजनीतिक दर्शन यानी सोशल पॉलिटिकल फिलोसॉफी। प्रश्न है कि सामाजिक दर्शन की परिभाषा दीजिए। तो प्रश्न का आंसर ही सिंपल है कि सामाजिक दर्शन
दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो सामाजिक जीवन, मानवीय संबंधों, सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप, समाज के लक्षणों, उसके नैतिक व दार्शनिक आधारों का आलोचनात्मक अध्ययन करती है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों के किन्हीं दो मुख्य सिद्धांतों के नाम बताइए। पहला है सामाजिक संविदा सिद्धांत, जो समाज में व्यक्तियों के समझौते से बनता है। दूसरा है सावयवी आंगिक सिद्धांत, जो समाज को एक जीवित शरीर और व्यक्ति को उसका अंग मानता है। ये पॉलिटिकल के लिए अकॉर्डिंग वैसा का वैसा ही है। फिर अधिकार से क्या तात्पर्य है? अधिकार समाज के द्वारा स्वीकृत राज्य द्वारा लागू की जाने वाली उचित दशाएं हैं जो व्यक्ति के मानसिक, नैतिक और सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक। मतलब अधिकार वो कंडीशन है जो व्यक्ति को विकास के अवसर देती है। फिर है प्रश्न 4, आधुनिकता का अर्थ क्या है? आधुनिकता एक प्रगतिशील दृष्टिकोण है जो बुद्धिवाद, वैज्ञानिक चेतना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और पारस्परिक रूढ़ी और अंधविश्वासों के मुक्ति पर बल देता है। फिर फोर्थ सेमेस्टर में 5वां प्रश्न, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य के 3 वर्ग कौन कौन से हैं? प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 गुणों के आधार पर 3 वर्ग बताए हैं। जैसे शासक या दार्शनिक वर्ग है तो इसमें विवेक गुण होगा, सैनिक या रक्षक है तो साहस गुण होगा, उत्पादक वर्ग है तो इसमें होगा तृष्णा। क्लियर? तो ये नोट कर लीजिएगा। मनु के अनुसार राजधर्म का मुख्य उद्देश्य, देखो मनु के अनुसार राजधर्म का मूल उद्देश्य प्रजा की बाहरी और आंतरिक संकटों से रक्षा करना। राजधर्म यानी राजा का धर्म। समाज में दंड के माध्यम से न्याय की स्थापना करना और वर्णाश्रम, अलग अलग वर्ण की वजह से धर्म की स्थापना या व्यवस्था बनाए रखना। फोर्थ सेमेस्टर में है गांधी जी के न्यायशीता यानी ट्रस्टशिप सिद्धांत का मूल विवेचन दीजिए। देखो इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया कि धनवान व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपत्ति अगर है उनके पास तो उस संपत्ति का वास्तविक मालिक नहीं है वे, बल्कि वह समाज की ओर से उस संपत्ति का ट्रस्टी बना रहेगा जिसका उपयोग जन उपयोग का। कहने का मतलब जैसे अंबानी के पास बहुत सारे पैसे हैं, है ना, तो जो उसकी जरूरत की है वो उसके पास खाने पीने के लिए या उसका यूज करें, इसके एक्स्ट्रा उसका पैसा है तो वो पैसा समाज का है और समाज के काम में लिया जाना चाहिए। गांधी जी का ये ट्रस्टशिप सिद्धांत कहता है। फिर फांसीवाद की 2 मुख्य विशेषता लिखिए। देखिए राज्य की सर्वोच्चता और सर्वसत्तावाद, मतलब राज्य के भीतर सब कुछ और राज्य के बाहर कुछ नहीं, ये कहलाता है सर्वोच्चता यानी सर्वसत्तावाद। दूसरा है फांसीवाद के अंतर्गत कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र का पूर्ण विरोध है ये, क्योंकि एक दलीय अधिनायक पे विश्वास करता, तानाशाही पर। फोर्थ सेमेस्टर में 9वां प्रश्न है गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ क्या है? देखो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, मतलब सत्य और अहिंसा पर आधारित एक आत्मिक और नैतिक बल है जिसका उद्देश्य है कि विरोध के बिना कोई भी शारीरिक कष्ट दिए किसी के हृदय को परिवर्तित करना, सत्य के लिए आगे आना। नेक्स्ट प्रश्न 10, संवैधानिकता से क्या अभिप्राय है? देखो संवैधानिकता का अर्थ है कानून का शासन, जैसे हमारा संविधान के द्वारा देश चल रहा है। इसके तहत सरकार की शक्तियां असीमित या मनमानी नहीं होती, बल्कि वे संविधान में लिखित नियमों, नागरिक अधिकारों और सीमाओं के अधीन रहती है। तो फोर्थ सेमेस्टर के टॉप शॉर्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, लॉन्ग याद कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे एग्जाम में तो आपके 2 ही आएंगे हर यूनिट से, लेकिन मैं 3 बता रहा हूँ इंपोर्टेंट। कितने? 3। पहला, सामाजिक दर्शन और राजनीतिक दर्शन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए पारस्परिक संबंध या मुख्य अंतर समझाना है। दूसरा, व्यक्ति और समाज के संबंधों की व्याख्या करने वाले सामाजिक संविदा सिद्धांत, मतलब सामाजिक समझौता सिद्धांत और सावी सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट है ये। सामाजिक समझौता सिद्धांत, हॉब्स लॉ, रूसो, साव्य सिद्धांत, जो आपने शायद पॉलिटिकल में अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में होगे तो ये पढ़ा होगा। नेक्स्ट है कि धर्म, समाज और शिक्षा के अंतर संबंधों पर एक विस्तृत निबंध लिखना है और सामाजिक प्रगति में शिक्षा और धर्म की क्या भूमिका है। फोर्थ सेमेस्टर में दूसरा यूनिट का इंपोर्टेंट प्रश्न है कि परंपरा, परिवर्तन और आधुनिकता के दार्शनिक अर्थ को स्पष्ट करना है और भारतीय समाज के संदर्भ में परंपरा और आधुनिकता के समन्वय और द्वंद्व की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट है कि अधिकार का अर्थ बताते हुए अधिकारों के विभिन्न प्रकारों, जैसे प्राकृतिक अधिकार है, नैतिक अधिकार या कानूनी अधिकार है, उसका विस्तृत वर्णन करना है। इसी तरह से कर्तव्य से आप क्या समझते हैं? अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू है, बहुत ही फेमस लाइन है। तो इस कथन की समीक्षा कीजिए। बहुत ही इजी है और प्रश्न भी बहुत ही मस्त है, आप आराम से कर सकते हैं। फिर फोर्थ सेमेस्टर की थर्ड यूनिट, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि उसने अपने आदर्श राज्य की रूपरेखा कैसे तैयार की थी। ये वैसे आप को मैं बता दूं, इन सभी के क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आप हमारे अलग अलग
सेमेस्टर वाइज जो पॉलिटिकल की क्लास में उसमें आपको ये जरूर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है मनुस्मृति के आधार पर मनु के द्वारा प्रतिपादित वर्णाश्रम और राजधर्म की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अरस्तु के राजनीतिक दर्शन की मूल विशेषता पर प्रकाश तो डालना ही है, साथ ही राज्य के स्वरूप, नागरिकता और दासता पर विचार दीजिए। मतलब ये पॉलिटिकल, बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको पॉलिटिकल की वन थर्ड 1 2 3 4 5th एंड 6th सेमेस्टर तक की पॉलिटिकल है, उसमें 5th सेमेस्टर तक की पॉलिटिकल अगर आप सिलेबस को देखते हैं तो ये आंसर वहीं मिल जाएंगे। फिलोसॉफी में मोस्ट ऑफ ये वाला पेपर पॉलिटिक्स वाला ज़्यादा है। फिर इकाई 4 समाज और मार्क्सवाद की साम्यवादी समाजवाद और मार्क्सवादी साम्यवाद की मुख्य मान्यताओं और सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। और इसी प्रकार से महात्मा गांधी के सर्वोदय यानी सबका उदय और न्याय न्याय से जो न्याय सिद्धांत है, इनके सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन करना है और क्या ये आज के समय हो सकते हैं उपयोगी। फिर है लोकतंत्र के मूल सिद्धांत जैसे भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के दार्शनिक महत्व एवं अंत संबंध की व्याख्या कीजिए। फिर फोर्थ सेमेस्टर में अंतिम यूनिट है कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के माध्यम से मार्क्सवादी क्रांति के सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और वर्तमान में क्या ऐसा प्रासंगिक है। फिर है दूसरा कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह और समन्वय की अवधारणाओं तथा उसके नैतिक और दार्शनिक आधारों की व्याख्या कीजिए। और तीसरा कि आतंकवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके उदय के पीछे क्या उत्तरदायी नैतिक या आध्यात्मिक कारण है, उसका विस्तार से संश्लेषण, विस्तार से डिटेल बताना है। क्लियर। इस प्रकार से फिलोसॉफी के 6 सेमेस्टर के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो बता रहा हूँ यहाँ पर। भारतीय तर्कशास्त्र, इंडियन लॉजिक है, वेरी वेरी मोस्ट जो बताया था सिलेबस लेना वही ये है, ठीक है। तो 6 सेमेस्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय तर्कशास्त्र का मूल स्वरूप क्या है। देखो, भारतीय तर्कशास्त्र केवल औपचारिक या रूपात्मक नहीं है, बल्कि यह भौतिक और व्यवहारिक ज्ञान भी है। इसका मुख्य उद्देश्य यानी यथार्थ ज्ञान, प्रमा की प्राप्ति और सत्य तक पहुंचकर मोक्ष या कल्याण प्राप्त करना है। तर्क और संज्ञान दोनों इसमें शामिल है। फिर भारतीय दर्शन में ज्ञान का सामान्य लक्षण क्या है। तो भारतीय दर्शन में प्रकाश तत्व को ज्ञान का लक्षण माना गया है। और सिंपल से एक पद है कि अर्थ प्रकाशो बुद्धि, मतलब जो किसी विषय या वस्तु को प्रकाशित प्रकट करे वही ज्ञान है। और ज्ञान के 2 प्रकार होते हैं, स्मृति यानी याद रखना, अनुभव यानी नया ज्ञान। फिर 6 सेमेस्टर में प्रमा और अप्रमा में मुख्य अंतर क्या है। देखो, यथार्थ और संशय रहित ज्ञान को यथार्थ यानी एक्चुअल और बिना संदेह का जो ज्ञान है उसको प्रमा यानी वेद ज्ञान कहते हैं। जैसे रस्सी को रस्सी समझना, सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके विपरीत अयथार्थ या दोषपूर्ण ज्ञान अप्रमा कहलाते हैं, यानी अवेद ज्ञान। जैसे अंधेरे में रस्सी को साफ समझ कर लेना तो भ्रम है, संशय है और इसमें कोई लॉजिक भी नहीं है। क्लियर। इस प्रकार से न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्षवाद की परिभाषा, महर्षि गौतम के अनुसार इंद्रिय और वस्तु की सन्निकर्षण यानी संपर्क से उत्पन्न होने वाला ज्ञान को शब्दों में व्यक्त न हो उसे अपवेद्य और असंदिग्ध हो, अभिविसारी और निश्चित हो वह व्यवसात्मक प्रत्यक्ष कहलाता है। फिर प्रश्न 5वां है कि न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान के 3 मुख्य पद कौन से हैं। तो न्याय दर्शन के अनुसार पहला है पक्ष, जहां साध्य को सिद्ध करना हो जैसे पर्वत। फिर है साध्य, जिसे सिद्ध किया जाता है जैसे अग्नि। फिर है हेतु या लिंग, जिसके आधार पर साध्य का अनुमान लगाया जाता है जैसे धुआं। फिर 6 सेमेस्टर में 6 प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार अनुमान का मुख्य आधार क्या है। देखो, बौद्ध दर्शन के अनुसार अनुमान का मुख्य आधार है अविनाभाव संबंध या व्याप्ति, जो 2 मुख्य नियमों पर टिका है। एक तो तादात्म्य, यानी जैसे सिसप्या एक वृक्ष है और तदुत्पत्ति जैसे धुएं की उत्पत्ति अग्नि से होती है, तो इन चीजों को समझ लीजिएगा, मोस्ट है। फिर उपमान प्रमाण का उदाहरण दीजिए। जब कोई व्यक्ति जिससे कभी गवई यानी नील गाय नहीं देखी हो और वन में जाकर गाय के सादृश्य समानता के आधार पर वह गवैये को पहचान लेता है कि यह गवैये है, तो सादृश्यता के ज्ञान से उत्पन्न होने वाला ज्ञान उपमान प्रमाण्य कहलाता है। क्लियर। तो प्यारे विद्यार्थी, 6 सेमेस्टर के अंतर्गत 8वां प्रश्न है अर्थात्पत्ति प्रमाण किसे कहते हैं। देखिए, किसी देखे या सुने तथ्य की अनुपस्थिति विरोध को दूर करने के लिए किसी अन्य अदृश्य तथ्य की कल्पना
अर्थात पति कहलाता है। जैसे मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता, तो इस विरोध को सुलझाने के लिए कल्पना करना कि वह रात में खाता है, अर्थात पति, मतलब अर्थ बदलना ताकि वो चीजें, उसका दूसरा रूप सामने ना आए। फिर है स्व प्रमाण्यवाद का मूल विचार क्या, तो देखिए मीमांसा दर्शन के अनुसार ज्ञान की प्रमाणिकता ज्ञान के उत्पन्न होने के साथ ही स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। तो ज्ञान को सही सिद्ध करने के लिए किसी बाहरी कारण या परीक्षण की आवश्यकता नहीं, उसे स्व प्रमाण कहते हैं, यानी स्वतः प्रमाणित हो जाए। फिर 10वां प्रश्न है ख्यातिवाद से क्या तात्पर्य। तो भारतीय दर्शन में भ्रम या अयार्थ ज्ञान एरर की व्याख्या करने वाले दार्शनिक सिद्धांत जो हैं उन्हें ख्यातिवाद कहते हैं। यह इस प्रश्न का उत्तर देता है कि जब हम रस्सी में सर्प का भ्रम देखते हैं तो असत्य का उस असत्य ज्ञान का स्वरूप क्या है वो समझाना व्याख्या ख्यातिवाद। अब जो बड़े प्रश्न हैं आपको, वैसे एग्जाम में तो 2 ही आएंगे, लेकिन मैं 3 बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट यूनिट वाइज। देखिए भारतीय तर्कशास्त्र की परिभाषा देना है और इसके स्वरूप, महत्व और क्षेत्र की पाश्चात्य तर्कशास्त्र से तुलना करना है, ये 12 नंबर का प्रश्न आएगा। फिर भारतीय ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में ज्ञान के स्वरूप की सविस्तार व्याख्या कीजिए और ज्ञान प्रमाण में क्या संबंध है। फिर न्याय और जैन दर्शन के विभिन्न विशेष संदर्भ में ज्ञान के विभिन्न वर्गीकरण जैसे मति, श्रुति, अनुभव, स्मृति आदि का सविस्तार परीक्षण करना है। यूनिट 2 की बात करें तो प्रमा और प्रमा की अवधारणा को उदाहरण से समझाते हुए न्याय दर्शन के अनुसार प्रमा के आवश्यक लक्षण क्या है वो बताना है। फिर है प्रमाणों से आप क्या समझते हैं और भारतीय दर्शन में स्वीकृत विभिन्न प्रमाणों का संक्षिप्त परिचय दीजिए और प्रमाणों की संख्या पर विभिन्न दर्शनों के मतभेद स्पष्ट कीजिए। फिर है कि न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अलौकिक प्रत्यक्ष यानी सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षणा और योगज के भेदों को समझाइए। फिर है यूनिट 3 से 6 सेमेस्टर में कि न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान प्रमाण के स्वरूप की व्याख्या कीजिए तथा उसकी पंच अवयव वाक्य जैसे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, अपनीय, निगमन को उदाहरण से समझाइए। फिर बौद्ध दर्शन में प्रतिपादित अनुमान सिद्धांत की समीक्षा कीजिए और ज्ञान दर्शन के अनुसार सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है। फिर है जैन दर्शन के अनुसार अनुमान की अवधारणा क्या है और उसके भेदों, स्वार्थानुमान और प्रथानुमान की सविस्तार व्याख्या कीजिए। फिर 4th यूनिट है न्याय दर्शन के अनुसार शब्द प्रमाण के स्वरूप की विवेचना कीजिए। एक सार्थक व्याख्या के आवश्यक तत्व जैसे आकांक्षा, योग, सन्निधि और तात्पर्य की व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट है कि अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रमाणों की दार्शनिक व्याख्या कीजिए और कुमारिल भट्ट के अनुसार अभाव के ज्ञान के लिए अनुपलब्धि क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट है उपमा प्रमाण की स्वरूप की सविस्तार व्याख्या कीजिए। अंतिम 5वीं यूनिट है कि प्रमाणीयवाद के सिद्धांत की सविस्तार व्याख्या कीजिए और मीमांसा के स्वरूप स्वतः प्रमाणीवाद तथा न्याय के प्रत प्रमाणीवाद के बीच क्या अंतर है, कुछ तर्कों को समीक्षा करनी है। फिर भ्रम से आप क्या समझते हैं, न्याय दर्शन के अन्याख्यखेदीवाद तथा प्रभाकर मीमांसक के अख्यातिवाद सिद्धांतों का तुलनात्मक मूल्यांकन। फिर अद्वैत वेदांत की अनिवर्चनीय ख्यातिवाद के सिद्धांत की सविस्तार व्याख्या कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि शंकर ब्रह्म की व्याख्या किस प्रकार भिन्न है। क्लियर। हाँ, तो ये था आपके लिए फिलोसॉफी के 2, 4, 6 सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये आप पढ़ेंगे, समझेंगे और नेक्स्ट एग्जाम को बेस्ट करेंगे। तो दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली इंपोर्टेंट क्लास में, तो टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।